हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सफ़र पे पर। और आखिरकार मैं आ गया आपके पास एक अपनी लास्ट वीडियो लेकर, जो है स्पीति वैली से जुड़ी हुई। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सपेंसेस बताने वाला हूँ, कितना एक्सपेंस रहा मेरा, कितने दिन का टूर रहा मेरा स्पीति वैली का, और जो प्रॉब्लम फेस हुई थी उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और मैं वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ ये वाली, एक्चुअली में मेरे को लगता है एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया होगा लास्ट वीडियो डाले हुए। और इसको लेट बनाने के पीछे एक वजह ये है कि मैं जानना चाह रहा था कि इसके बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में कोई सॉल्यूशन आ जाए होंडा बिग विंग से, जिसके लिए मैं कंटिन्यू उनसे संपर्क में था। उनको फ़ोन कर रहा था मैं, सर्विस सेंटर को होंडा बिग विंग के कई जगह मैंने फ़ोन किया, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव और भी जगह मैंने फ़ोन किया कि इस जो इशू जो आ रहा था ना, जो लोग लेह लद्दाख भी गए हैं और जैसे मैं स्पीति वैली गया वहाँ पे जो इशू आ रहा था उसका कोई सॉल्यूशन, एक मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो होना चाहिए, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम जो है फेस ना हो और लोग जो हैं आराम से तरीके से जो है अपनी ट्रैवलिंग पूरी कर सके। ये जो जुगाड़ होते हैं ना वो चीज़ ना हो पाए, तो उसकी ज़रूरत ना पड़े लोगों को। तो उस चक्कर में था कि अगर ऐसा कुछ बीच में आ जाए तो मैं उसके साथ आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं अपने वीडियो में, और अपने एक्सपेंसेस बता दूं आपको कि मेरे जो स्पीति टूर का कितने दिन का टूर था, कितना एक्सपेंसेस था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरा स्पीति वैली का जो टूर था वो था 8 दिन का, और 8 दिन में से एक दिन तो मैं कम कर लेता हूँ। मतलब मेरा जो टूर था वो 7 डेज का था। एक दिन इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि एक दिन जो है मैं पूरा पटियाला में रुका रहा, कुछ काम नहीं किया, कहीं घूमने नहीं गया, तो उस दिन को तो माइनस ही कर दो। मतलब 7 डेज का मेरा जो है पूरा ट्रिप रहा मेरा स्पीति वैली का। जो मैं गया गाजियाबाद से स्पीति पहुंचा, वहां से मनाली गया, मनाली से पटियाला पहुंचा, पटियाला से अपने वापस घर आया। वो सब मेरा टूर रहा 7 डेज का। 7 डेज का टूर मेरा जो था उसमें जो मेरा एक्सपेंस आया वो आया टोटल 11,200, 11,200 रुपये का। और जिसमें कि मैं आपको फिर से बता दूं, एक दिन मैं रहा अपने भाई के यहाँ, और उस दिन का मेरा होटल खर्चा बच गया, खाने पीने का खर्चा बच गया। अगर मैं उसको भी जोड़ दूँ तो 1200-1300 रुपये ऐसा लगा लो आप, मतलब 12,500 रुपये खर्चा अगर आप जाते हो स्पीति वैली करने के लिए, तो मोटा मोटा इतना आ जाएगा आपका 7 डेज का। अगर आप निकालोगे तो 7 डेज का ये खर्चा आएगा। और तसल्ली से घूमना चाहते हो थोड़ा सा, और अगर एक्सपेंस बढ़ा लो अपना खाने पीने में और अच्छा होटल लेते हो, तो मेरे ख्याल से आपका 15 या 16 के बीच में रहेगा। इससे ज़्यादा क्या रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, 15-16 ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अपने एक्सपेंसेस के बारे में, जिसमें मैं बता दूं आपको, इसका ब्रेकअप कर लेते हैं। जो मेरा 11,200 रुपये लगा उसका ब्रेकअप कर लेते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। तो मेरा जो पेट्रोल में खर्चा हुआ वो हुआ 5110 रुपये का टोटल खर्चा हुआ। तो 5110 रुपये का खर्चा हुआ, मेरा करीब 48 लीटर पेट्रोल जो है यूज़ हुआ अपने इस ट्रिप के दौरान। और मेरी जो बाइक चली है वो चली है 1690 किलोमीटर। मतलब आपको मैं एवरेज बता दूं यहाँ पे हाथों हाथ, 1690 और डिवाइड बाई 48, मतलब 35 की एवरेज लगभग निकल के आई, 35-35.5 की एवरेज निकल के आई है बाइक की। इतने जो आपको पता ही है, फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे बहुत ज़्यादा बाइक चली है मेरी, और उसके अलावा फिर हाईवे पे दौड़ाई भी है मैंने, खूब उड़ाई भी है। तो उस उन सबको अगर टोटल देखा जाए तो एवरेज ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा मुझे लगता है। 35 का एवरेज तो बहुत बढ़िया है ऐसी कंडीशंस में। तो ये तो था मेरा पेट्रोल का खर्चा। साथ में होटल का खर्चा जो आया वो आया 4300 का मेरा, जिसमें कि मैंने 5 डेज का होटल लिया। एक दिन मैं अपने भाई के यहाँ रुका और एक तो मैं सीधे 7 बजे अपने घर निकल गया, वहाँ पे होटल लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप इसमें 2,000 रुपये और जोड़ सकते हो अगर आप जा रहे हो 2 दिन का एक्स्ट्रा। साथ में फूड का खर्चा आया मेरा 1790 रुपये टोटल 6 दिन का। तो ये टोटल लगा हो गया 5110 रुपये प्लस 4300 रुपये प्लस 1790 रुपये, सारा बन जाएगा 11,200 रुपये। तो ये मेरा टोटल खर्चा आया स्पीति वैली के टूर का। चलिए ये तो बात होगी एक्सपेंसेस की। अब बात कर लेते हैं कि इतनी लेट मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मैं इस चक्कर में था कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाए मुझे, कि जो प्रॉब्लम मेरे को आई, जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी, फर्स्ट गियर पे गाड़ी पिकअप नहीं लेती है। हर होंडा हाइनेस ऑनर के लिए मैं बता दूं आपको कि अगर वो जा रहे हैं लेह लद्दाख स्पीति वैली ऐसे ही हायर एल्टीट्यूड पे अगर अपनी टूरिंग करने जा रहे हैं, तो इस चीज को कंफर्म कर लें अपने शोरूम में जाकर, सर्विस सेंटर में जाकर होंडा बिग विंग के। क्योंकि मैंने कई जगह से कंफर्म किया और कुछ सर्विस सेंटर थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने तो ये कहा कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बाइक में। वो कह रहे हैं कि बाइक नीचे आकर तो ठीक चल रही है, ऊपर थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दो ठीक चलेगी। भाई मैं आपसे सही बताऊं, ट्रैक्शन कंट्रोल मेरी पूरी राइड के दौरान जो है, जितनी भी हायर एल्टीट्यूड पे मेरी राइड के दौरान है, बंद थी, ऑफ थी मेरी ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल हमेशा ध्यान में था मेरे, क्योंकि मेरे को ये तो पता चली गया था कि इसके बगैर बाइक को सक्सेसफुली पहाड़ों पे हायर एल्टीट्यूड पे चलाना पॉसिबल नहीं है, तो उसको ऑफ करना ही पड़ेगा। मैंने ऑफ करके पूरे
टूर के दौरान मनाली तक तो मैं बता दूं आपको ऑफ करके चलाया। मनाली गया, मनाली से जब मैं नीचे आ गया करीब बिलासपुर के आसपास, तभी मैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके चला रहा था। उसके बाद मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करके चलाना शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल मक्खन, एकदम मस्त चल रही थी बाइक, मनाली से मस्त चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये एक बात है जो कि मेरे को सर्विस सेंटर वाले बोले थे कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके चलाओ, और मैं ऑफ करके ही चला रहा था। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी बाइक में कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ रहेगा तो बाइक प्रॉब्लम करेगी या प्रॉब्लम नहीं करेगी। और अब बात आती है कि हाँ सर्विस सेंटर वालों ने और क्या बोला, तो वो एक ही सर्विस सेंटर वाले थे भाई, तो उन्होंने कहा कि इसका ECU जो है उसमें ही जो आपको AD एक्सपीरियंस जो है इनका चैनल द AD एक्सपीरियंस, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कमेंट किया था कि इसके जो ECU में प्रॉब्लम है, ECU कपलर हटा देंगे तो ठीक हो जाएगा। वही चीज मेरे को एक सर्विस सेंटर ने कहा कि इसका ECU कपलर जो है वो हटा देंगे आप, तो उससे जो है फ्यूलिंग प्रॉपर होगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। मगर ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और एक कंपनी ने, मतलब एक सर्विस सेंटर में ये भी कहा कि इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, अगर आप इस तरह काम करोगे तो आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है, ऐसा भी कहा एक सर्विस सेंटर ने। तो इसको ध्यान में रखना आप जब भी बाइक जो नई परचेस कर रहे हो या फिर आप टूर पे जा रहे हो जिसके पास ऑलरेडी है, तो उनसे इसका इशू का सोल्यूशन पूछना। और अगर आप टूर पे जा रहे हो तो उनसे पूछना भैया कि ECU की वजह से अगर हम इसको कपलर हटा के अभी राइड करते हैं, क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर सोल्यूशन नहीं आया है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आपके यहाँ से उसकी वारंटी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, वारंटी वॉइड तो नहीं होगी, कोई और दिक्कत तो नहीं आएगी, आप सॉल्व करके दोगे ना उस प्रॉब्लम को। तो वो चीज़ आप कंफर्म करना, तभी आप ऐसी जगह पे जाना, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि जब तक इसका अपडेट नहीं आया था जब तक ये प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। बाकी उन्होंने ये चीज़ कही है कि हाँ इसका अपडेट जो आने में ना जल्दी आ सकता है, 15 दिन में या 1 महीने में आ सकता है, मगर ये गारंटी नहीं है कि 1 महीने में आ ही जाएगा। हो सकता है 1.5 महीने 2 महीने लग जाए, 3 महीने भी लग जाए, मगर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्दी इसका जो है सोल्यूशन आएगा, इसका कुछ जो भी अपडेट है वो आएगा, और जैसे ही आएगा वैसे रिकॉल करेंगे वो, और वाया फोन या मैसेज या मेल जो भी है उसके थ्रू जो है आपको बुलाया जाएगा, आपकी बाइक में वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जाएगी। तो ऐसा मुझे कहा गया एक सर्विस सेंटर के जरिए। तो ये सब मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, जो मैंने बातें हुई मेरी जो होंडा सर्विस सेंटर से, बिग विंग से, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जो मेरे एक्सपेंसेस थे, मेरा टूर था, उसके बारे में मैंने आपसे शेयर कर दिया। मैं सोच रहा था कि इस वीडियो कहीं बाहर अच्छे से तरीके से कहीं बाइक के साथ बनाया जाए, मगर मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है उसके लिए, और अभी मैं काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, और मैं अभी नए राइड की भी तैयारी कर रहा हूँ, नए ट्रिप पे जाने वाले हैं, टूर पे जाने वाले हैं, और जल्दी ही वो स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात, क्लच दबा के चला रहा था भैया, क्लच दबा के नहीं चला रहा था। आप मेरी वीडियो ध्यान से देखो, क्लच पे हाथ मेरा ऐसे, मैं अपनी स्कूटी भी चलाता हूँ ना एक्टिवा, उसमें भी ऐसे हाथ रहता है मेरा, ऐसे इस तरीके से। तो क्लच ना दबा नहीं होता है, क्लच के ऊपर हाथ रहता है ऐसे। आप कोई भी वीडियो मेरी देखो ध्यान से। और जैसे मैं हिक्किम जा रहा था, और वहां से फिर मैं गया लांगजा भी गया, तो कॉमिक भी गया, तो वहां से वो रोड इस तरीके की है कि वहां पे आप कंटिन्यूसली एक स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते, आपकी स्पीड ऊपर नीचे होती रहेगी, क्योंकि कभी रोड एकदम से ठीक ठाक आ जाती है, बढ़िया तो है ही नहीं, और कभी जो है काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ आ जाती है, एकदम चढ़ाई आ जाती है, यूटर्न आ जाता है, तो आपको हर बार इसका यूज करना पड़ता है भाई। जब आप क्लच नहीं दबाओगे तो आप रेस कैसे उठाओगे बिना क्लच के, और आपने स्पीड कम कर दी बिना क्लच दबाए तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी, गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। आप खुद सोचो, आपको तो इतनी नॉलेज है फिर भी इस तरह की बात मत करो कि मैंने क्लच दबा के उसका क्लच प्लेट खराब कर दिया। भाई क्लच प्लेट खराब नहीं हुआ है, कोई इशू नहीं आया मेरी बाइक में, बिल्कुल ओके मस्त चल रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मैं बता दूं कि क्लच प्लेट मेरी ठीक है, और क्लच जो क्लच है दबा के मैं नहीं चला रहा था। और इससे ज़्यादा क्लच तो भाई हम नॉर्मली ट्रैफिक में दबा के चलाते हैं, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल जो डेली चलाते हैं सिटी राइड्स में, तो वहाँ पे जो है इससे ज़्यादा क्लच दबता है। और जो फर्स्ट गियर पे सेकंड गियर गाड़ी उठती है ना, वो ऐसी उठती है क्लचों में 1-1 किलोमीटर के जाम में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपकी नहीं होती। तो यार पहाड़ों पे कहाँ से प्रॉब्लम आएगी, ये बताओ आप। मुझे लगता है कि आपसे विदा लेने टाइम आ गया है, इस स्पीति वैली को करते हैं समाप्त। और मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो लगा हो तो भैया सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बढ़ावा दो अपने को कि हम और अच्छी वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए। तो अब नया ट्रिप स्टार्ट होने वाला है, मैं जल्दी बताऊंगा आपको मैं कहाँ जाने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, सफर पे अंडरस्कोर ब्लॉग, वहाँ तो आपको दिखेंगी, और कहीं दिखे ना दिखे, वहाँ तो आपको दिखेंगी एक से बढ़कर एक रील्स और फोटोज। तो भाई बहुत बोल दिया मैंने, बहुत ही बोल दिया, प्यास लग गई। चलो पानी पियेंगे आपसे बात करने के बाद।
तो लेता हूँ आपसे अलविदा, करता हूँ अपने वीडियो का यहीं पे दी एंड, और मिलूंगा आपसे जल्दी ही नए व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जब भी सफ़र पर निकलें, सफ़र पे याद रखना।